ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। ऑनलाइन क्लासेस में हमने एग्रीकल्चर से संबंधित यानी कृषि से संबंधित कल मृदा को पढ़ा। मृदा के हम 2 क्लासेस में हमने मृदा के बारे में पढ़ा कि किस प्रकार मृदा है वो वनस्पति को पोषक तत्व प्रदान करती है। मृदा के संगठन पढ़ा, मृदा का स्तर यानी प्रोफाइल पढ़ी हमने, और राजस्थान की विभिन्न प्रकार की मृदाओं के बारे में हमने अध्ययन किया था। आज उसी श्रृंखला में यानी कि कृषि से ही हम पढ़ते हैं राजस्थान की कृषि, यानी कि राजस्थान की कृषि फसलें और कृषि जलवायु प्रदेश, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद हम पशुधन को और उसके बाद सिंचाई जैसी सिंचाई परियोजनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज हम इसी कड़ी में देखते हैं राजस्थान की कृषि। देखिए, भारत या राजस्थान कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था। राजस्थान की कृषि, भारत देखें या राजस्थान देखें, हमारी अर्थव्यवस्था कैसी है? कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था। आधे से अधिक जनसंख्या हमारे कृषि आधारित क्या करती है? कार्य करती है। हमारी पूरी अर्थव्यवस्था ही कृषि आधारित अर्थव्यवस्था, क्योंकि गांव अधिकांश जनसंख्या हमारी कैसी है? ग्रामीण जनसंख्या है, जो किसी न किसी प्रकार से कृषि कार्यों में संलग्न है। कृषि जो अंग्रेजी लैटिन भाषा के एग्रीकल्चर से बना है, जिसका अर्थ होता है एग्री और कल्चर, जिसका अर्थ होगा भूमि को जोतना और फसलों को उगाना। इसी के समान बहुत सारे कल्चर होते हैं, जैसे पिसिकल्चर, एपिकल्चर, पिसिकल्चर, एपिकल्चर, सेरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सारे कृषि से संबंधित अन्य गतिविधियां हैं। तो हमारा हम जो पढ़ रहे हैं एग्रीकल्चर यानी कि कृषि, जिसको कहते हैं भूमि को जोतना या फसलों को उगाना। हम बाद में इनके बारे में चर्चा कर लेंगे। सेरिकल्चर किसे कहते हैं, हॉर्टिकल्चर किसे कहते हैं, फ्लोरिकल्चर किसे कहते हैं, एपिकल्चर किसे कहते हैं। सामान्यतः ऐसे प्रश्न है वो यदि हम कोई कृषि पर्यवेक्षक का परीक्षा दें तो वहां पर इंपॉर्टेंट होते हैं। सामान्य जो एग्जाम्स देते हैं इनमें इंपॉर्टेंस नहीं होते, क्योंकि ये कृषि प्रौद्योगिकी से जुड़े हुए होते हैं। तो फिर भी हम इसकी चर्चा कर लेंगे, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी जो हमारे पटवार से भी जुड़े हुए हैं उनसे शायद पूछ भी ले, तो हम उन सब के बारे में चर्चा कर लेंगे। तो अभी हम देखिए राजस्थान की कृषि के बारे में देखें तो राजस्थान की अर्थव्यवस्था है कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है, क्योंकि राज्य की जो कार्यशील जनसंख्या है, राज्य की 43.6, ये क्या है? कार्यशील जनसंख्या है। इस कार्यशील जनसंख्या का यानी कि लगभग 15 से 65 वर्ष की जो आयु होती है कार्यशील जनसंख्या की, इस कार्यशील जनसंख्या का 62% भाग कृषि व कृषि कार्यों में संलग्न है। तो हमारे जो कार्यशील जनसंख्या है उसका लगभग 62% भाग कृषि कार्यों में क्या है? संलग्न है। राज्य के कुल भूभाग के 52% भाग पर क्या होता है? राज्य के कुल भूभाग के 52% भाग पर क्या होती है? कृषि कार्य किया जाता है। जो राज्य की जीडीपी में 22 से 25% तक योगदान देती है। हमारे राज्य की जो जीडीपी है, सकल घरेलू उत्पाद, उस जीडीपी में कृषि का योगदान कितना है? 22 से 25% योगदान रहता है। इसलिए राज्य में महत्वपूर्ण है कृषि कार्य। इसलिए कृषि से हमसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। देश की कुल कृषि योग्य भूमि का, देश की कुल कृषि योग्य भूमि का 11% भाग राजस्थान में पाया जाता है। देश की कुल कृषि योग्य भूमि का 11% भाग राजस्थान में पाया जाता है। फिर भी हम अन्य राज्यों, पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश की तुलना में हमारे यहाँ पर उत्पादकता कम है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम देखें हमारे यहाँ पर देश की कुल सतही जल का मात्र 1.16% जल उपलब्ध है। देश के कुल सतही जल का मात्र 1.16% जल राजस्थान के पास है। इसका मतलब क्या हुआ? जल की अत्यंत कमी है। हमें सिंचाई साधनों की अत्यंत आवश्यकता है। जलवायु में पढ़ा था राज्य में औसत 57 सेंटीमीटर वर्षा होती है। राज्य का पश्चिम भाग 50 सेंटीमीटर से भी वर्षा कम प्राप्त करता है। इसलिए राज्यों के अधिकांश भाग पर वर्ष में केवल एक ही फसल ली जाती है।
अगर वर्ष भर में एक ही फसल लेंगे, ज्यादातर पश्चिमी राजस्थान में वर्ष में एक सिर्फ खरीफ ऋतु में ही फसल का उत्पादन किया जाता है। रबी में राज्य के अधिकांश भाग पड़ा रह जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, सिंचाई के साधनों की कमी है। इसलिए उत्पादकता देखें तो अन्य राज्यों की तुलना में कम है, जबकि देश की कुल कृषि योग्य भूमि का 11% भाग किसके पास है, राजस्थान के पास है। फिर भी हमारे यहाँ पर उत्पादकता कम है, क्योंकि हमारे पास जल की बहुत कमी, यानी कि सिंचाई के साधनों की अत्यंत कमी है। सिंचाई के साधनों की कमी होने के कारण ही हम केवल एक ऋतु में सब सर्वाधिक फसलों की बुआई करते हैं, खरीफ ऋतु में, वो भी मानसून का जुआ, क्योंकि राज्य में सबसे ज्यादा, देश में सबसे ज्यादा जो परिवर्तनशीलता पाई जाती है, हमने परिवर्तनशीलता जलवायु में पढ़ा था, मानसून की जो परिवर्तनशीलता देश में सबसे ज्यादा की राजस्थान में पाई जाती है। राजस्थान में बहुत कभी-कभी कहीं-कहीं क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है, कहीं-कहीं क्षेत्र बहुत सूखे रह जाते हैं, किसी स्थान विशेष में बहुत अधिक वर्षा हो जाती है, बहुत सारे स्थान विशेष सूखे रह जाते हैं, यानी कि राज्य में बहुत अधिक क्या पाई जाती है, परिवर्तनशीलता पाई जाती है। तो निश्चित है भारत को भी भारतीय कृषि को भी मानसून का जुआ कहा जाता है, उस प्रकार राज्य की कृषि भी पूर्णतः कैसी है, मानसून के जुआ है, क्योंकि यहाँ पर सिंचाई के साधनों की अत्यंत क्या है, कमी है। इसीलिए हमारे यहाँ पर जीडीपी में इसका फिर भी बहुत अच्छा योगदान दे सकते हैं हम। खनिजों से तो हम देखेंगे, खनिजों का मात्र 5% योगदान है, जबकि राज्य में जीडीपी में कृषि का योगदान कितना है, 22 से 25% है। कम व्यय में राज्य को अधिक आय देती है, और भी आय को बढ़ाया जा सकता है यदि हम क्या करें, सिंचाई के साधनों का विकास करें, तो निश्चित हमें सफलता, जिसके बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। जब हम सिंचाई परियोजना पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे IGNP, गंग नहर, नर्मदा नहर, है ना, गुड़गांव नहर, सिद्धमुख नौहर नहर, राजीव गांधी नहर, या बहुत सारी लिफ्ट परियोजनाएं हैं जो हमारी चंबल नदी पर बनी हुई, चंबल नदी की जो हमारा कोटा बैराज जिसकी बाईं और दाईं ओर में बनी हुई है, तो उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सिंचाई के साधनों का विकास तेजी से हो रहा है, और नदी जोड़ो कार्यक्रम जैसे हम सिंचाई के साधनों का विकास करके कृषि में और बढ़ावा दे सकते हैं। वर्तमान में देखें राज्य में जो परिवर्तनशीलता आ रही है, कृषि में देखें हम वर्तमान में हमने खाद्यान्नों की अपेक्षा तिलहन फसलों पर सर्वाधिक बल दिया। तेजी से हम खाद्यान्न फसलों की अपेक्षा तिलहनों के उत्पादन में बढ़ावा मिल रहा। राज्य में, राज्य के अधिकांश भाग पर, जहां पर जिस दक्षिणी व दक्षिण पूर्व विभाग में जहां पर मक्के का उत्पादन होता था, वहां पर वर्तमान में सोयाबीन, तिलहन फसलों का तेजी से उत्पादन राज्य में बढ़ा है। राज्य में खाद्यान्न फसलें घटी हैं, तिलहन फसलें क्या हो रही, उत्पादन में बढ़ रही हैं। तो हम इस प्रकार अनेक विशिष्ट चीजें हैं जो राज्य की फसलों के बारे में, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। अभी हम सामान्य परिचय देख रहे हैं, तो हम देख रहे हैं राज्य की अर्थव्यवस्था कैसी, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है। राज्य की कुल कार्यशील जनसंख्या का लगभग 62% भाग क्या करता है, कृषि कार्यों में संलग्न है। राज्य की जीडीपी में 22 से 25% योगदान किसका है, कृषि का है। देश की कुल कृषि योग्य भूमि का 11% राजस्थान के पास में है। देश के कुल सतही जल का मात्र कितना है, 1.16% राज्य के पास है। इसलिए उत्पादकता कम है। कथन कारक जैसे प्रश्न है, राज्य की कुल भूभाग के 52% भाग पर क्या किया जाता है, कृषि कार्य किया जाता है। राज्य में जोत का आकार देश की तुलना में अधिक है। देश में जोत का आकार 1.15 हेक्टेयर है। जोत का आकार, खेतों का आकार, जोत का आकार देश में 1.15 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति है, जबकि राज्य में ये कहां पर है, जोत का आकार देश में, जबकि राज्य में जोत का आकार 3.07 हेक्टेयर है, जो देश की तुलना में दुगुने से अधिक है। इसका मतलब यहाँ पर जोत का आकार बहुत बड़ा है। राज्य में सबसे जोत का आकार सबसे बड़ा पश्चिमी जिलों में, सबसे छोटा आकार डूंगरपुर में। जोत का आकार सबसे बड़ा बाड़मेर जिले में, बाड़मेर है, जैसलमेर, इन जिलों में जोत का आकार सबसे बड़ा होता है, सबसे ज्यादा, जबकि सबसे छोटा जोत का आकार है वो डूंगरपुर जिले में। और राज्य में जोत का आकार है देश की तुलना में क्या है, अधिक है। जोत का आकार देश में 1.15 हेक्टेयर, जबकि राज्य में कितना है, 3.07 हेक्टेयर है। जोत का आकार तुलनात्मक बड़ा होने के कारण भी उत्पादकता कम, यही कारण है क्योंकि हम के वर्ष में अधिकांश भाग पर एक ही फसल का उत्पादन करते हैं। तो इसी को हम आगे देखते हैं। अब राज्य की फसलों के बारे में, ये सामान्य परिचय था, मैंने प्रारंभ में चर्चा नहीं की आपसे। तो देखें यहाँ पर जो हम कृषि विभाग से देखें, कृषि व कृषि फसलें व जलवायु से देखें, कृषि जलवायु प्रदेश से देखें, यहाँ से हमारे पास 3 तरह के प्रश्न हो सकते हैं। एक सामान्य कोई अगर यदि प्रश्न आ जाए, ये कथन कारक से कई प्रश्न आ जाए, तो वो हमसे इनमें से कोई प्रश्न पूछ ले, राज्य की कार्यशील जनसंख्या कितना भाग है, या राज्य के कितने प्रतिशत भाग पर है, या जीडीपी में कितना योगदान है, इससे प्रश्न आए तो अलग बात। नहीं तो हमसे जो प्रश्न किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, पहले उनकी चर्चा करते हैं, फिर एक एक टॉपिक को हम देखेंगे। देखिए, हम राज्य की जो कृषि से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो एक तो आ जाता है प्रश्न, अगर पूछा जाए तो कृषि के प्रकारों से लेकर,
जो ज्यादातर हमने देखा होगा, आपने भी एग्जाम्स दिए होंगे या पुराने पेपर देखे होंगे, तो झुमिंग कृषि का जो हमारा रूप है वालरा है, दजिया है, या इसी को हम क्या कहते हैं, वालरा है, दजिया है या चीमाता, इनके बारे में यानी कि झुमिंग या स्तंभ कृषि के बारे में पूछ लिया जाता है। बारानी कृषि के बारे में पूछ ले हमसे, यांत्रिक कृषि के बारे में पूछ ले, जैविक कृषि के बारे में पूछ ले, हमें खड़ी कृषि के बारे में पूछ ले, तो इस तरह की कृषि के प्रकार से हमें प्रश्न पूछ ले। तो हम देख लें हमारे पर राज्य से संबंधित ऐसे बहुत सारे कृषि के प्रकार होते हैं, लेकिन हमारे राज्य में जो होती है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि हम राजस्थान का भूगोल पढ़ रहे हैं, न कि हम विश्व का भूगोल पढ़ रहे हैं या कृषि नहीं पढ़ रहे हैं। कृषि के प्रकार में देखें, जो राज्य के संबंध में पढ़े, तो हम देखें हमारे यहाँ पर जो मुख्य रूप से एक कृषि होती है जिसको कहते हैं बारानी कृषि। एक एक के बारे में हम चर्चा करेंगे। बारानी कृषि, दूसरी कृषि है स्थानांतरित कृषि, जिसको भारत में झुमिंग कृषि कहते हैं और राज्य में वालरा कहते हैं, और इसी का स्थानीय चीमाता और दजिया के बारे में चर्चा करेंगे। बारानी कृषि स्थानांतरित कृषि, एक कृषि खड़ी कृषि राज्य में। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर जो कृषि है देख लेते हैं, जो वर्तमान में चर्चा में है वो है जैविक कृषि। एक हमारे यहाँ पर दो यांत्रिक बड़े फार्म है, इसलिए पूछ ले हमसे, तो यांत्रिक कृषि ये हमारे लिए मुख्य ऐसे समोच्च कृषि है, रिले क्रॉपिंग है, बहुत सारे कृषि के प्रकार है। तो उनकी चर्चा न करते हुए हमारे लिए जो राज्य के संबंध में ये जो इंपोर्टेंट कृषि के प्रकार है, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो कृषि के प्रकार से हमसे कोई प्रश्न पूछ ले। एक है मिश्रित कृषि, ये भी हमसे पूछ ले मिश्रित कृषि, क्योंकि भारत या राज्य में जो कृषि के प्रकार है वो एक मुख्य रूप से कौन सा प्रकार है, मिश्रित कृषि का। तो हम क्या है उनके बारे में एक एक चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार हमसे कृषि के प्रकार से यदि कोई प्रश्न पूछ ले तो वो इनसे कोई प्रश्न पूछ ले, या फिर फसलों को लेकर नेक्स्ट जो प्रश्न होगा वो किसको लेकर होगा, फसलों का वर्गीकरण, फसलों का वर्गीकरण। फसलों के वर्गीकरण में भी हमें क्या क्या प्रश्न पूछ सकता है, तो फसलों के वर्गीकरण में हम देखें हमसे अनेक प्रकार के प्रश्न पूछ सकता है फसलों के वर्गीकरण में। एक तो पूछ ले हमें निम्न में से कौन सी खाद्यान्न फसल, कौन सी दलहन फसल, कौन सी तिलहन फसल और कौन सी व्यापारिक फसल। इस प्रकार से हमें फसलों के वर्गीकरण से पूछ ले। एक बार पूछ लिया था जैसे कि रागी है, तो बहुत सारों को रागी क्योंकि हमारे यहाँ पर नहीं चलता है, ये सबसे ज्यादा कर्नाटक है, हिमाचल प्रदेश है, उन क्षेत्रों में होती है रागी, मोटे अनाज में गिनी जाती है, तो उनके बारे में पूछ रहे हैं। या फिर पूछे निम्न में से कौन सा मोटा अनाज है, बहुत सारों को ये नहीं पता होगा मोटा अनाज किसके कहते हैं, जो ज्वार मक्का रागी ये क्या है, मोटे अनाज है। इस प्रकार के हमें खाद्यान्न फसलों से पूछ ले। दलहन फसल निम्न में से कौन सी, तिलहन फसल कौन सी, व्यापारिक फसल। साधारण प्रश्न कोई पूछना है तो फसलों का ये वाला वर्गीकरण पूछ ले, नहीं तो हमसे प्रश्नों में थोड़ा सा फेर बदल करके पूछता है तो वो ऋतुओं से संबंधित पूछ लेता है। निम्न में से कौन सी रबी की दलहन फसल है, पहले तो पूछ ले सामान्य प्रश्न पूछे, निम्न में से कौन सी रबी की है, खरीफ की है, जायद की। प्रश्न और कठिन करना, निम्न में से कौन सी रबी की दलहन फसल है, निम्न में से कौन सी खरीफ की दलहन फसल है, निम्न में से कौन, इस रबी खरीफ में ज्यादा पूछते हैं, जायद में हमारे यहाँ कुछ नहीं होता, तरबूज खरबूज ककड़ी सब्जियां होती है, तो जायद में ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं। रबी की कौन सी है, खरीफ की कौन सी है और जायद की कौन सी है। इससे थोड़ा सा ये निकल जाएगा निम्न में से कौन सी रबी की दलहन है, निम्न में से कौन सी रबी की तिलहन है। इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं, या फिर प्रश्नों को बहुत घुमाना हो, थोड़ा सा कारण थोड़ा सा और गहराई में ले जाना है तो ऋतुओं से लेकर हमें उलझा देता है। देखो रबी की जो फसल होती है इस फसल को कहते हैं उनालू की फसल। ऐसा उनालू हमारे यहाँ पर गर्मी को कहते हैं, लेकिन इस फसल को क्या कहते हैं, उनालू की फसल। और खरीफ को कहते हैं सियालू की फसल। इनमें प्रश्न कैसे उलझा देता है इसकी चर्चा कर देते हैं। हम सब ने पढ़ रखा है कि राजस्थान की मुख्य फसल खाद्यान्न फसल कौन सी, गेहूं। राज्य में सर्वाधिक उत्पादित होने वाली खाद्यान्न फसल कौन सी, गेहूं। अब हमसे प्रश्न को घुमाकर पूछ ले, राज्य में खरीफ की सबसे बड़ी खाद्यान्न फसल है, फिर कौन सी हो जाती है, बाजरा। अब वहां पर पहला ही ऑप्शन गेहूं है, अब ज्यादा ध्यान न दे और रट के चले जाए तो फिर हम प्रश्न में गेहूं करके आ जाए, जबकि गेहूं कौन सी है, हमारी रबी की फसल है। इसी प्रकार आ जाए निम्न में से कौन सी फसल, मैंने जैसे कल जलवायु पढ़ाया था तब भी कहा था मावठ निम्न में से किस फसल के लिए लाभदायक नहीं है। वहां पर आ गया गेहूं, सरसों, चना और बाजरा। तो फिर बाजरा कौन सी थी, खरीफ की, जबकि मावठ कब होता है, रबी के काल में यानी शीतकाल में। तो इस प्रकार सीजन्स को लेकर आ जाए, इनकी डेट्स को लेकर प्रश्न में पूछा जाए, तो इस तरह की कोई प्रश्न आ जाए तो इनके बारे में, इनकी जिस गिरदावरी वगैरह आ जाए, इनकी गिरदावरी होती है वो फरवरी में होती है, इनकी अक्टूबर में होती है और इसकी अप्रैल में होती है। तो
पटवार वाली जो परीक्षा दे दो उससे संबंधित कोई प्रश्न पूछ ले तो यहाँ से हमें वर्गीकरण से पूछ ले निम्न में से कौन सी रबी, खरीफ, जायद या खाद्यान्न, दलहन, तिलहन या व्यापारी या फसलों को लेकर तीसरे तरह का प्रश्न पूछा जाता है, वो है गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है या गेहूं की कोई विशेष किस्म बनी हो। ऐसे बहुत सारी किस्में आ गई हैं मार्केट में, कोई लेटेस्ट या फिर राज्य ने किसी का शोध किया हो, जैसे माही कंचन है, माही ध्वल है, माही सुगंधा है, ऐसी कोई उन्नत किस्म हो जो राज्य की हो, रत्ना 165, ऐसा कोई स्पेशल कोई किस्म आ जाए तुरंत मार्केट में तो उनके बारे में पूछ ले आपसे। तो गेहूं की एक तो हमें उत्पादकता के बारे में पूछ ले, इसके गहराई के बारे में पूछ ले या सबसे ज्यादा उत्पादित करने वाला जिला पूछ ले। इसी प्रकार हमें चावल का है, मुख्य फसलों के बारे में, उत्पादकता के बारे में पूछा जा सकता है या इनके बारे में कोई विशेष चीज हो तो हम जब एक एक चीज पढ़ेंगे, जैसे हम गेहूं के बारे में एक उदाहरण से समझ लेते हैं। देखिए गेहूं राज्य की कौन सी मुख्य खाद्यान्न फसल, रबी की सबसे बड़ी भी खाद्यान्न फसल हो गई, राज्य की मुख्य खाद्यान्न फसल है, राज्य में सबसे ज्यादा उत्पादकता वाली खाद्यान्न फसल है गेहूं। राज्य में अन्य राज्यों की तुलना में प्रति हेक्टेयर उत्पादकता कम पाई जाती है, जिसका कारण जैसे कथन कारण आ गए तो बहुत सारे लोग लगाएंगे इसका तुक्का, क्या लगाएंगे, सिंचाई के साधनों की कमी। वहां पर ऑप्शन ऐसे भी आ सकते, कथन सत्य असत्य, तो यहाँ गेहूं में ये ऑप्शन लगाएंगे कि क्या है, सिंचाई के साधनों की कमी के कारण। हमसे पूछा जाए कि अन्य राज्यों की तुलना में, पंजाब हरियाणा की तुलना में प्रति हेक्टेयर उत्पादकता का कम होने का कारण है, ऐसा प्रश्न आ गया। गेहूं पटवार नहीं आ गया, पटवार में पूछ सकता है, हम फसलों से संबंधित है, हमसे पूछ लेंगे राज्य में गेहूं का उत्पादन पंजाब व हरियाणा की तुलना में प्रति हेक्टेयर कम है, तो फिर वहां पर आएगा राज्य में सिंचाई के साधनों की कमी है, तो बहुत सारों को ध्यान जाएगा हाँ ये सही हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। राज्य में गेहूं के उत्पादकता प्रति हेक्टेयर कम होने का मुख्य कारण है शीत ऋतु के अल्पकाल होना। हमारे यहाँ पर क्योंकि हमारा राज्य की स्थिति कर्क रेखा के निकट होने के कारण जल्दी से ग्रीष्मकाल प्रारंभ हो जाता है। एक तो शीतकाल दिसंबर के लास्ट तक प्रारंभ होता है और मार्च से पहले फरवरी एंड में ही हमारे यहाँ क्या प्रारंभ हो जाता है, शीतकाल। तो अल्पकाल मिलता, फसल पकती ही नहीं है और तुरंत क्या हो जाता है, बुआई हुई और तुरंत क्या हो जाता है, उसके पकने का टाइम आ जाता है, गर्मी तेज हो जाने का तुरंत पक जाता है, इसकी बाली छोटी बनती है और गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन क्या होता है, कम होता है। तो ऐसे प्रश्न आ जाए तो वहां पर हमारे रटा हुआ ज्ञान काम का नहीं है। यहाँ पर सिंचाई के साधन की कमी नहीं, क्योंकि गेहूं हम वही बुआई करेंगे जहां पर क्या होगी, सिंचाई के साधनों की होगी। तो हम बुआई कर रहे हैं, गेहूं की बुआई उस खेत को देखकर करते हैं जहां पर क्या हो, सिंचाई के साधन मिल जाए। तो सिंचाई के साधन तो होते हैं जहां पर गेहूं की बुआई करें, लेकिन अल्पकाल किसका होता है, शीतकाल का, जिस कारण प्रति हेक्टेयर अन्य राज्यों की तुलना में उत्पादन क्या होता है, कम होता है। तो ऐसी कुछ कोई किसी फसलों को लेकर विशेषता है, जैसे मक्का है, मक्का में पूछे राज्य का ऐसा कौन सा जिला है जहां वर्ष के तीनों ही ऋतुओं में क्या होता है, उत्पादन होता है। तो ऐसा हमारा हमने पढ़ा था जलवायु में उष्णकटिबंधीय जिला कौन सा है, बांसवाड़ा। तो ऐसी जलवायु रखता है कि वर्ष के तीनों ही ऋतुओं में, रबी खरीफ जायद तीनों ही ऋतुओं में किसका उत्पादन कर सकते हैं, मक्के का उत्पादन कर सकते हैं। या मक्के की किस्मों को लेकर आ जाए हमें कि माही कंचन क्या है, माही ध्वल क्या है, तो ये किस्में हैं इसकी, तो इसके बारे में हमसे प्रश्न पूछ ले। मक्का चावल के बारे में पूछ ले हमें, तो इस प्रकार हमें कोई विशेष फसलों से संबंधित होगा तो उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। इस प्रकार हमने और फसलों के बारे में देख लिया। हमसे ये प्रश्न पूछा जाता है राज्य निम्न में से किन फसलों के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। हम देखें राज्य है मोठ है, ज्वार है, बाजरा है, सरसों है, इसबगोल है, राई है, मेथी है, जीरा है, इनके उत्पादन में देश में क्या रखता है, प्रथम स्थान रखता है। जबकि चना है, उसकी मक्का है, इनके उत्पादन में क्या स्थान रखता है, दूसरा स्थान रखता है। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछ ले, दूसरे तीसरे स्थान के तो हमसे ना पूछे, लेकिन हमसे प्रथम स्थान के बारे में पूछ ले। तो हमने अभी देखा था राज्य मोठ है, ज्वार है, मोठ है, ज्वार है, बाजरा है, सरसों है, इसबगोल है, चैत्री गुलाब है, जीरा है, मेथी है, इनके उत्पादन में देश में क्या रखता है, प्रथम स्थान रखता है। तो इस तरह के प्रश्न फसलों से पूछ ले। तो हमने देखा ये फसलों के बारे में हमसे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट तीसरा होता है जिस प्रकार हमने कोपेन, टिवार्था, थार्मोवेट के जलवायु प्रदेश पढ़े, इसी प्रकार कृषि जलवायु प्रदेश है। राजस्थान के 10 कृषि जलवायु प्रदेश हैं, उनके बारे में लेटेस्ट जो पेपर बने हैं उनके बारे में सबसे ज्यादा पूछा गया। राजस्थान के 10 कृषि जलवायु प्रदेशों, तो हम सबसे ज्यादा उसके बारे में चर्चा करेंगे मैप के द्वारा। जो राजस्थान के कृषि जलवायु प्रदेश है, जहां से सबसे ज्यादा चांस है क्योंकि वहां से सटीक प्रश्न बनता है, निम्न में से कौन सा जिला इसमें शामिल नहीं है। और आज एक पेपर अभी जो फूड इंस्पेक्टर का आया था उसमें तो प्रश्न में पूरा नाम न देकर उनके जो सिंबल वो दिए थे, फर्स्ट बी, फर्स्ट ए, फोर्थ बी, और जलवायु को जोड़कर पूछ लिया राजस्थान में निम्न में से कौन सा कृषि जलवायु प्रदेश सबसे ज्यादा वर्षा प्राप्त करता है। वहां पर ऑप्शन है 5th, 4th ए, 4th बी,
4 सी, इस प्रकार के ऑप्शंस थे। तो वहां पर हमें सटीक पता हो तो हम उसको निकाल सकते हैं। तो हमने चर्चा की कृषि के प्रकारों से या सामान्य परिचय से, कृषि के सामान्य परिचय से प्रश्न पूछ ले, या कृषि के प्रकारों से प्रश्न पूछ ले, या फसलों के बारे में प्रश्न पूछ ले, या फिर हमसे किसके बारे में प्रश्न पूछे, हमें कृषि जलवायु परिस्थिति। यहाँ 3 तरह का पैटर्न होता है, 3 तरह के हमसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, आज हम बात चर्चा करेंगे कृषि के प्रकार से। सबसे पहली चर्चा करते हैं कृषि के प्रकार से जो राज्य से संबंधित है। ऐसे तो बहुत सारे कृषि के प्रकार है, मैंने पहले ही बता दिया, लेकिन हम राज्य के राजस्थान भूगोल पढ़ रहे हैं। जब हम विश्व का भूगोल या जैसे हम कृषि विशेष कृषि पढ़ेंगे तो उसमें और अगर कुछ होगा तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पर उनको लेना जरूरी नहीं समझता हूँ मैं, क्योंकि हमारे यहाँ से संबंधित नहीं है। जैसे मैं तुम्हें समुच्चय कृषि पढ़ाऊँ पहाड़ी ढालों में की जाने वाली, तो उस प्रकार हमारे यहाँ पर इसका भी कोई फायदा नहीं है। राजस्थान के भूगोल में देखें, क्योंकि बहुत सारे कांस्टेबल वगैरह है तो उनके लिए जब हैवी डोज हो जाएगा तो हमें ज्यादा गहराई में न जाकर हम ऊपरी चीजें जो हमारे राज्य के संबंध में उनके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बारानी कृषि। बारानी कृषि को ही शुष्क कृषि कहा जाता है, लेकिन शुष्क कृषि आपके एग्जाम में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, नाम से पता चल जाए थोड़ा सा तो आपको बारानी कृषि। बारानी कृषि क्या है? जहां पर वर्ष में केवल एक फसल ली जाती है, वर्ष में केवल एक फसल ली जाती है, जहां पर वर्षा बहुत कम होती है। राज्य का अधिकांश भाग ऐसी ही कृषि करता हो, मुख्य रूप से कौन सा? पश्चिमी राजस्थान, जहां 50 सेंटीमीटर से क्या होती है? कम वर्षा होती है। कौन सी ऋतु में लेंगे? खरीफ ऋतु में ना, ऐसा प्रश्नों को घुमा फिरा कर आ जाए। बारानी कृषि राज्य के पश्चिमी भाग में यानी कि मरुस्थलीय क्षेत्र में कृषि की जाती है। खरीफ ऋतु में ही केवल फसल ली जाती है। इसकी कृषि को हम क्या कहते हैं? शुष्क कृषि। यानी कम वर्षा वाले क्षेत्रों में जो कृषि की जाती है उसे क्या कहते हैं? शुष्क कृषि या बारानी कृषि कहा जाता है। राज्य के मुख्य रूप से कौन से जिलों में? पश्चिमी जिलों में, मरुस्थलीय जिलों में इस प्रकार की कृषि की जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है स्थानांतरित कृषि। नाम से ही स्पष्ट हो रहा, स्थानांतरित यानी कि बार बार स्थान बदलना। क्या करते हैं? वर्तमान में बहुत कम अब भूमि की इतनी उपलब्धता नहीं है, इतनी वनों की उपलब्धता नहीं है, वन विभाग इतने अधिक वन काटने नहीं देता है, लेकिन फिर भी पिछड़े क्षेत्र में जैसे पहाड़ी क्षेत्र है, वह पहाड़ी क्षेत्रों में, वनीय क्षेत्रों में रहने वाले स्थानीय लोग क्या करते हैं? वन के क्षेत्र को काट देते हैं या जला देते हैं और भूमि, कृषि योग्य भूमि बना लेते हैं। अब क्या होता है कि भूमि में निरंतर एक जैसी फसल उगाने से उर्वरता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो वो क्या करते हैं? 2 से 3 साल तक उस जहां वन जलाया था वहां पर कृषि करते हैं। जब उर्वरता घटती है वो पास के क्षेत्र में नया जंगल काट लेते हैं और वहां खेती करते हैं, इसको छोड़ देते हैं। तो मतलब क्या करा? एक स्थान से दूसरे स्थान को बदला। इसी को कहते हैं स्थानांतरित कृषि। तो जहां पर भी पहाड़ी क्षेत्रों में ज्यादातर ऐसी की जाती है, जहां वन वाले क्षेत्र ज्यादा होते हैं, ऐसे क्षेत्रों में इस प्रकार की कृषि जाती है जहां पर क्या करना? स्थान को बदलते हैं, जंगलों को क्या करते हैं? काटते हैं या क्या करते हैं? जलाते हैं। इसीलिए इसको क्या कहेंगे? स्थान, इसलिए इसको कहेंगे श्लेष या बर्न या कर्तन या दहन कृषि, है ना। थोड़ा सा प्रश्न में विविधता लिए हुए स्थानांतरित कृषि से प्रश्न पूछे जाते हैं कृषियों के प्रकार में। हम देख लेते हैं स्थानांतरित कृषि के बारे में। एक तो हमने कहा क्या है? स्थान को बदलता है। देखो विश्व में अलग अलग जगह अलग अलग नामों से जाना जाता है, उसका भी हमें यहाँ पर कोई संबंध नहीं है। कहीं पर मीलपात, कहीं पर रोपात, कहीं पर रेक, कहीं पर लदान, इसके विभिन्न नाम है। भारत में इस प्रकार की कृषि को क्या कहते हैं? स्थानांतरित कृषि को भारत में क्या कहते हैं? झूमिंग कृषि। भारत में भी अलग अलग नाम है, भारत में भी इसको पोंग है, देपा है, कुमारी है, अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, उसका भी यहाँ पर कोई संबंध नहीं है। अभी हम राजस्थान पे आ रहे हैं तो भारत में स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं? झूमिंग कृषि। स्थान बदलने के कारण इसको क्या कहते हैं? स्थानांतरित कृषि। और सबसे ज्यादा ये कहां पर होगी? जहां पर आदिम जनजाति रहती हो, जो आदिकाल से जनजाति रहती हो, वहीं क्षेत्रों में ज्यादातर की जाती है प्राकृतिक तरीके से। यहाँ पर नेचुरल तरीके से प्राकृतिक, इनके पास हल होंगे, प्राकृतिक खाद का प्रयोग, खाद का प्रयोग तो नहीं होता, न गोबर और पशुपालन भी बहुत कम होता है इन क्षेत्रों में, इसलिए तो उपजाऊपन घट जाता है, तो वो नए क्षेत्र को बदलते हैं। ये न तो खाद का प्रयोग करते हैं या 2 या 3 साल तक उपजाऊपन रहता है, तब तक कृषि करते हैं और फिर से नए क्षेत्र को काटते हैं। तो भारत में स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं? भारत में झूमिंग कृषि। इसी झूमिंग कृषि को राजस्थान में क्या कहते हैं? राजस्थान में वालरा कहते हैं। तो स्थानांतरित कृषि को राजस्थान में क्या कहा जाता है? वालरा। अब आते हैं राजस्थान में कहां किया जाता है। देखो राजस्थान में जो पिछड़े क्षेत्र हैं, देखें दक्षिण पश्चिम अरावली, मुख्य रूप से दक्षिणी जो अरावली है, हमारे दक्षिण पश्चिम जो अरावली के जिले हैं, जहां पर सिरोही है, सिरोही में गरासिया जाति द्वारा, कौन सी जाति है? गरासिया जनजाति द्वारा। इधर देखे बांसवाड़ा, डूंगरपुर, इधर डामोर, भील जो जनजाति है उसके द्वारा की जाती है। और बारां में देखें तो सहारिया जनजाति द्वारा, है ना, जनजातियों को भी पूछ लेते हैं हमसे। तो राजस्थान में इसको क्या कहते हैं? पहली बात तो वालरा कहते हैं। फिर दूसरा देख लेते हैं, जो राजस्थान में कृषि होती है वालरा कहां कहां होती है? तो मुख्य रूप से दक्षिण पश्चिम अरावली में,
दक्षिण पश्चिम अरावली में भी हमसे जिले पूछ ले, देखो सिरोही में पूछ ले हमें, तो कौन सी जनजाति है? गरासिया जनजाति। गरासिया जनजाति द्वारा की जाती है। मिलान करो जैसे प्रश्न गहराई से पूछ ले, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, यहाँ पर किसके द्वारा की जाती है? तो डामोर। यहाँ पर बहुत सारी शाखाएं, लेकिन मुख्य रूप से इसको क्या कहते हैं? हम भील के जनजाति कहते हैं। तो डूंगरपुर बांसवाड़ा में डामोर या भील जनजाति मिल जाए आपको। और 12 में कौन सी जनजाति है? सहारिया जनजाति। सहारिया जनजाति। तो इस प्रकार इन जनजातियों द्वारा इस कृषि को किया जाता है। राजस्थान में से क्या कहते हैं? बालरा कहते हैं। थोड़ा और गहराई में जाते हैं इस प्रश्न को, तो हमसे पूछ ले, यदि यह पहाड़ी क्षेत्र में किया जाए, कहां की जाए? पहाड़ी क्षेत्र में इस प्रकार की कृषि की जाए तो इसे क्या कहते हैं? ची माता। और यदि यही कृषि कहां की जाए? मैदानी क्षेत्र में, मैदानी क्षेत्र में की जाए तो इसे क्या कहते हैं? दजिया कहते हैं। तो प्रश्न दूसरा हमने क्या किया था यहाँ पर स्थानांतरित कृषि में? स्थानांतरित कृषि में हमने क्या किया था? वनों को क्या करा था? वनों को काटा था। काटा था, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? वनों को काटने के कारण कर्तन। और फिर क्या किया था हमने? जलाया था, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? दहन। तो कर्तन व दहन, या अंग्रेजी में कहते हैं इसको श्लेष या बर्न कृषि। श्लेष व बर्न कृषि। तो इस प्रकार इसके बहुत सारे नाम हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है, बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, बस पूछने का तरीका बार बार बदल जाता है। पूरी बार फिर से हम देखते हैं, पिछड़े आदिम जनजाति क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से कृषि कार्य को किया जाता है। पहली बात, स्थान बदलते हैं, वनीय क्षेत्रों में क्या करते हैं? स्थान को बदलते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? स्थानांतरित कृषि। क्या करते हैं? वनों को काटते हैं या जलाते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? कर्तन या दहन कृषि। तो निम्न में से कर्तन या दहन कृषि का प्रकार है, ऐसा भी आता है। तो कर्तन या दहन कृषि, या फिर इंग्लिश में मिले श्लेष व बर्न कृषि का संबंध है राजस्थान में तो वालरा से, तो श्लेष बर्न कृषि भी इसको कहा जाता है। तो कर्तन या दहन कृषि यही है। स्थान बदले जाते हैं, 3 से 4 वर्ष में जब उपजाऊपन घट जाता है तो आगे और जंगल को काटकर कृषि योग्य भूमि बनाते हैं। और राज्य में देश में इस कृषि को क्या कहते हैं? झूमिंग कृषि कहते हैं। राज्य में इस कृषि को क्या कहते हैं? वालरा कहते हैं। राज्य में यदि यह पहाड़ी क्षेत्रों में की जाए, जिसे क्या कहते हैं? ची माता कहते हैं। और मैदानी क्षेत्र में की जाए तो क्या कहते हैं? इसको दजिया कहते हैं। और प्रश्नों में थोड़ा सा और लिया हुआ, राज्य में सबसे ज्यादा कहां होती है? दक्षिण पश्चिम अरावली क्षेत्रों में। सिरोही में इसको करें तो गरासिया जनजाति द्वारा, डूंगरपुर बांसवाड़ा में डामोर या भील जनजाति द्वारा, और 12 जिले में सहारिया जनजाति द्वारा यह कार्य किया जाता है। प्राकृतिक रूप से होती है यह कृषि। ठीक, कृत्रिम रसायन खादों का प्रयोग बिल्कुल नहीं होता है, इसीलिए तो क्या हो जाती है? भूमि की उर्वरता कम हो जाती है। तो नेक्स्ट आगे भूभाग को जलाया काटा जाता है। तो इस प्रकार आपको पूरी तरीके से समझा दिया है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। स्थानांतरित कृषि में प्रश्न आए तो गलत होना नहीं चाहिए, ये आपके पास इसका ऑप्शन है। ज्यादातर जो प्रश्न पूछने का नया तरीका रहेगा वो पूछेगा आपको श्लेष व बर्न कृषि को राजस्थान में कहा जाता है तो वालरा, या पूछा गया श्लेष व बर्न कृषि पहाड़ी क्षेत्र में की जाती है तो राज्य में कहा जाता है ची माता, मैदानी क्षेत्र में की जाती है दजिया। श्लेष व बर्न कृषि राज्य में सिरोही जिले में किस जनजाति द्वारा की जाती है? तो आप क्या बताओगे? गरासिया। तो इस प्रकार के प्रश्न हो तो आप इसको अलग अलग तरीके से सोल्व कर सकते हैं, जैसा आपसे पूछा जाए। नेक्स्ट देखिए खड़ीद कृषि। जब हमने पढ़ा था जल संरक्षण, हमने जब बात की थी शेखावटी में, शेखावटी के बारे में पढ़ा था, तब मैंने कहा था कि राज्य में बहुत सारे जल संरक्षण विधियां हैं, जोहड़ है, नाड़ा है, नाड़ी, टाका, टोबा और खड़ीन। हमने बात की थी खड़ीन, ये जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा ज्यादातर बनाए जाते हैं। खड़ीन क्या होता है? ढालनुमा युक्त भूमि में, जैसे इस तरफ से पानी आ रहा, बरसात का पानी ऐसी अल्प मात्रा में होता, बह कर आ रहा, यहाँ पर कुछ लोग मिलकर क्या बना देते हैं? मेड़ बना देते हैं। इस मेड़ में इकट्ठा होता है, जैसे जैसे सूखता है, इनमें लोग क्या कर लेते हैं? कृषि कार्य कर लेते हैं। इसी को क्या कहते हैं? खड़ीद कृषि। तो जैसलमेर, बाड़मेर, इन जिलों में खड़ीद कृषि की जाती है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए खड़ीद कृषि कहाँ की जाती है, या तो जैसलमेर होगा या फिर बाड़मेर होगा। जो सर्वाधिक खड़ीद कहां पर है? बाड़मेर जिले में। और कृषि कार्य सबसे ज्यादा खड़ीद में कहां पर होता है? जैसलमेर जिले में होता है। संबंध किस जाति से? पालीवाल ब्राह्मण जाति से। तो इस तरह के आपको प्रश्न हो तो किससे? हमसे खड़ीद कृषि से। नेक्स्ट देखते हैं जैविक कृषि। वर्तमान में आपने देखा होगा न्यूज में वगैरह आता रहता है जैविक फलों का, जैविक सब्जियां हमारे यहाँ पर, या हम जैविक कृषि फसलों, खाद्यान्न फसलों का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि रसायनों का निरंतर हम क्या कर रहे हैं? बहुत अधिक प्रयोग करने से मानव पर उसके क्या देखे गए? दुष्परिणाम देखे गए। साथ में मिट्टी की उर्वरता भी क्या होती जाती? घटती जा रही, जिससे खाद्यान्न संकट की समस्या उत्पन्न हो सकती।
तो इसीलिए राज्य और केंद्र सरकारों द्वारा सबसे ज्यादा क्या किया जा रहा है, जैविक कृषि पर ध्यान दिया जा रहा है। देखा होगा तो हमारे जो हमारे पद्मश्री अवार्ड मिले हैं, राजस्थान के 2 व्यक्तियों को पद्मश्री अवार्ड भी क्यों दिया गया है, जैविक कृषि में प्रोत्साहन के लिए। जगदीश चंद्र पारिक सिरोही के, और हमारे यहाँ पर दूसरा दिया गया था पाटीदार, नाम मिस हो रहा हूं मैं, पाटीदार है जो झालावाड़ के हैं, उनको दिया गया था। तो 2 व्यक्तियों को हमारे यहाँ पर क्या मिला था, हमारे यहाँ पर जैविक कृषि को प्रोत्साहन देने के लिए क्या मिला हमें, पद्मश्री। कृषि पूर्णतः, सिक्किम ऐसा राज्य है भारत का जो पूर्णतः कैसा राज्य है, जैविक राज्य है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के डूंगरपुर जिले को जैविक जिला घोषित किया गया, और गांव की बात करें तो घाटी गांव जयसमंद उदयपुर का, जिसको जैविक गांव घोषित किया गया। अभी मैंने कहा था कि राजस्थान में ही हमारे 2 व्यक्तियों को क्या मिला है, पद्मश्री अवार्ड मिला है, केंद्र सरकार द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा अवार्ड दिया गया है पद्मश्री अवार्ड जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए। एक हमारे हैं सीकर से जगदीश चंद्र पारिक, मैंने जिसकी बात की थी, और दूसरे हमारे झालावाड़ से हुकमचंद पाटीदार। इन दोनों को क्या मिला हुआ है, पद्मश्री अवार्ड मिला हुआ। तो जैविक कृषि पर ध्यान दिया जा रहा है। तो जैविक कृषि क्या है, तो जैविक कृषि जिसमें प्राकृतिक रूप से कृषि कार्य किया जाता हो, कृत्रिम रसायनों का उपयोग बिल्कुल निषेध होता है, इसमें कृत्रिम रसायन उर्वरक प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इस प्रकार की कृषि को क्या कहते हैं, जैविक कृषि कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैविक कृषि को बल देना चाहिए, क्योंकि मानव में बहुत सारे रसायन जो हम जैविक, जैसे सामान्य कृषि करते हैं जिस पर बहुत सारे रसायनों का और कीटनाशकों का जो छिड़काव करते हैं, जिसका प्रभाव मानव पर पड़ने लगा है, तो इसके दुष्परिणाम से बचने के लिए हमें जैविक कृषि को और मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाए रखने के लिए किस कृषि पर बल देना चाहिए, जैविक कृषि पर। तो इसलिए हमसे प्रश्न पूछ लिया जाए, राज्य का जैविक जिला तो डूंगरपुर, जैविक गांव घाटी गांव जयसमंद उदयपुर। तो इस प्रकार, या फिर 2 व्यक्तियों को क्या मिला है, इसमें पद्मश्री मिला, इससे पूछ सकता है। तो हुकमचंद पाटीदार ये झालावाड़ से संबंधित है जैविक कृषि से, जबकि जगदीश चंद्र पारिक कहां से, सीकर से संबंधित है, अजीतगढ़ सीकर से इनका संबंध है। तो इस प्रकार के कोई प्रश्न जैविक कृषि से पूछ ले। नेक्स्ट बात करते हैं हम यांत्रिक कृषि। यांत्रिक कृषि हमारे यहाँ पर, क्योंकि एशिया का सबसे बड़ा यांत्रिक कृषि फार्म है, यंत्रों के माध्यम से वैज्ञानिक पद्धति से कृषि कार्य किया जाता है, और हमारे यहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म है सूरतगढ़। ये सूरतगढ़ में जो एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म है, जिसकी स्थापना 1956 में रूस के सहयोग से, तो हमसे प्रश्न थोड़ी गहराई से पूछ ले, किसके सहयोग से स्थापित किया गया और कब किया गया, तो 1956 में रूस के सहयोग से यांत्रिक कृषि फार्म कौन सा, सूरतगढ़, एशिया का सबसे बड़ा यांत्रिक कृषि फार्म। दूसरा है, ये कहां पर है, सूरतगढ़ गंगानगर में। इसी प्रकार दूसरा भी जेतसर, और जेतसर भी कहां पर है, श्री गंगानगर में ही है जेतसर भी, और ये इसकी स्थापना 1978 में कब की गई, 1978 में, और किसके सहयोग से की गई है, कनाडा के सहयोग से की गई है। तो कोई प्रश्न आ जाए हमसे इससे संबंधित कोई प्रश्न पूछ ले तो दोनों ध्यान रखने, यांत्रिक कृषि फार्म सूरतगढ़ और जेतसर। सूरतगढ़ 1956 में रूस के सहयोग से, जबकि जेतसर श्रीगंगानगर का है 1978 में कनाडा के सहयोग से स्थापित किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं ये मिश्रित कृषि, बार बार एग्जामों में पूछा जाता है मिश्रित कृषि, तो यहाँ पर थोड़ा सा उलझा देता है वो हमें ऑप्शंस में। मिश्रित कृषि हमें लगता है कि एक से ज्यादा फसलें या फसलों में विविधता, तो ऐसा नहीं है, फसलों में विविधता तो हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फसल के साथ में हमें क्या आना चाहिए, पशुपालन। तो फसल के साथ साथ में पशुपालन की क्रिया हो, क्या याद रखना है हमें, फसल के साथ साथ में मिश्रित कृषि से याद रखना है। तो मैं मिश्रित कृषि किसे कहते हैं, तो मिश्रित कृषि फसल प्लस क्या होना चाहिए, पशुपालन। यहाँ पर बहुत सारी विविधताएं देगा, लेकिन शब्द क्या आना चाहिए, फसलों के साथ में पशुपालन शब्द आना चाहिए, वही क्या कहलाती है, मिश्रित कृषि। राज्य में देखें या देश में देखें तो कृषि के साथ साथ में हमारे यहाँ पर पशुपालन भी क्रिया की जाती है, इसलिए राज्य की कृषि हो या देश की कृषि हो, कैसी कृषि हमारी मिश्रित कृषि की जाती है। प्रत्येक किसान अपने पास पशु रखता ही है, इसलिए हमारे राज्य में कैसी कृषि है, मिश्रित कृषि है। तो मुख्य रूप से क्या है, कृषियों के प्रकार है। तो हमने आज देखा कृषि के क्या देखे हमने, कृषियों के प्रकार देखे। हमने कृषि के प्रकार में क्या देखा, हमने बारानी कृषि, जिसको शुष्क कृषि, स्थानांतरित कृषि जिसे राज्य में वालरा, फिर हमने खड़ी, जैविक कृषि, यांत्रिक कृषि और मिश्रित कृषि के बारे में पढ़ा। आगे हम कृषि फसलों को लेकर अध्ययन करेंगे। कृषि फसलों में हम देखेंगे, राज्य में देखें कृषि फसलों का पैटर्न में देखें। राज्य में सामान्य रूप से चर्चा करें तो खाद्यान्न फसलों का सबसे ज्यादा उत्पादन, देखिए खाद्यान्न फसलों का सबसे ज्यादा उत्पादन हम देखेंगे, बांट के देखेंगे खाद्यान्न फसलें कौन सी हैं, आप सब जानते हैं, बाजरा है, मक्का है, ज्वार है, जौ है, रागी है, गेहूं है, ये हमारी कौन सी फसलें, खाद्यान्न फसलें। राज्य में सबसे ज्यादा जो खाद्यान्न फसलों का उत्पादन होता है वो किस जिले में होता है, अलवर जिले में।
कौन सी फसलें हमारे पास? खाद्यान्न फसलों का सर्वाधिक उत्पादन राज्य में कहाँ होता है? सभी खाद्यान्न फसलों का निश्चित रूप से खाद्यान्न फसलें सबसे ज्यादा किस जिले में उगाई जाती हैं? अलवर जिले में उगाई जाती है। इस प्रकार दलहन फसलें सबसे ज्यादा कहाँ उगाई जाती हैं? नागौर जिले में। दलहन फसलों का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है? नागौर जिले में। तिलहन फसलों का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? बारां जिले में। दलहन फसलों की बात करें, मूंग, मोठ सब मिक्स हो गए, तो उनका मिक्स कहाँ? दलहन फसलें निश्चित रूप से कहाँ पर? नागौर में। तिलहन फसलें सभी प्रकार की तो कहाँ? बारां में। और देखिए व्यापारिक फसलें सबसे ज्यादा कहाँ पर है? तो गंगानगर जिले में। तो इस प्रकार ये मुख्य रूप से 4 प्रकार जो खाद्यान्न फसलें होती हैं, इनमें उत्पादन सामान्य रूप से देखिए खाद्यान्न फसलें अलवर में, दलहन फसलें नागौर में, तिलहन फसलें बारां में, और व्यापारिक फसलों का उत्पादन कहाँ पर होता है? श्री गंगानगर में होता है। राज्य में सबसे ज्यादा जो कृषि योग्य भूमि है वो कहाँ, किस जिले में है? तो सबसे ज्यादा जो कृषि योग्य भूमि है वो बाड़मेर जिले में। सबसे ज्यादा जो बुआई की जाती है कृषि योग्य भूमि की, सबसे ज्यादा जो बुआई की जाती है वो किस जिले में की जाती है? बाड़मेर जिले में की जाती है। राज्य में सबसे ज्यादा बुआई भी बाड़मेर जिले में होती है। राज्य में सबसे ज्यादा कृषि योग्य भूमि भी कहां पर? बाड़मेर जिले में। राज्य में सबसे ज्यादा कृषि योग्य पड़त भूमि कहां पर है? जैसलमेर में। राज्य में सामान्य पड़त भूमि कहां पर है, या सबसे कम कृषि योग्य भूमि कहां पर है? राजसमंद जिले में। तो अलग अलग तरह के प्रश्न हैं, उनको हम चर्चा कर लेते हैं एक बार। तो हमने अभी देख लिया खाद्यान्न, दलहन, तिलहन और व्यापारिक फसलों के बारे में। अब हम थोड़ा सा और सामान्य देख लेते हैं। देखिए राज्य में सर्वाधिक कौन सी फसल? राज्य में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि, सर्वाधिक की बात कर रहे हैं, कृषि योग्य भूमि किस जिले में है? बाड़मेर जिले में। राज्य में सर्वाधिक बुआई किस जिले में होती है? बाड़मेर जिले में। देखेंगे खरीफ ऋतु में यहाँ पर बाजरा ही बाजरा बोया जाता है, सबसे ज्यादा बाजरा का बोया जाता है बाड़मेर जिले में। तो सबसे ज्यादा कृषि योग्य भूमि सर्वाधिक, और सर्वाधिक बुआई भी किस जिले में होती है? बाड़मेर जिले में। न्यूनतम बुआई राजसमंद जिले में। न्यूनतम कृषि योग्य भूमि भी कहां पर? राजसमंद जिले में। तो न्यूनतम कृषि योग्य भूमि का कहां पर है? राजसमंद जिले में। कृषि योग्य भूमि, कैसी? कृषि योग्य पड़त भूमि, कृषि योग्य पड़त भूमि सर्वाधिक कहां पर है? जैसलमेर में। कृषि योग्य तो है लेकिन पड़ी रहती, क्योंकि यहाँ पर वर्षा भी कम होती है अधिकांश भाग में, और सिंचाई के साधनों की भी क्या है? कमी है। तो कृषि योग्य पड़त भूमि कहां पर है? जैसलमेर में। पठारी पड़त भूमि, पठारी पड़त भूमि ये कहां पर है? राजसमंद जिले में। पठारी पड़त भूमि कहां पर है? राजसमंद जिले में। सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि का प्रयोग गहन कृषि, सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि का प्रयोग या कहें गहन कृषि, ये होती है हमारी गंगानगर व हनुमानगढ़। गंगानगर व हनुमानगढ़ में यहाँ से अधिक से अधिक फसलों का उत्पादन किया जाता है। यहाँ पर रिले क्रॉपिंग की जाती है। रिले क्रॉपिंग वर्ष में 4 से अधिक फसलों का उत्पादन किया जाता है। एक क्षेत्र में 4 से अधिक फसलें, 3-3 माह वाली फसलें उत्पादित की जाती है, तो रिले क्रॉपिंग की जाती है। यहाँ पर खेत खाली रहता ही नहीं है। इस प्रकार का कहां पर है? हमारे गंगानगर व हनुमानगढ़ जिले में। इस क्रॉपिंग को क्या कहते हैं? रिले क्रॉपिंग। एक और फसल का प्रकार है रिले क्रॉपिंग। रिले क्रॉपिंग का संबंध है 4 से अधिक फसलें का उत्पादन क्या कहलाता है? रिले क्रॉपिंग कहलाता है। वर्ष में 4 से अधिक फसलों का उत्पादन क्या कहलाता है? रिले क्रॉपिंग कहलाता है। और ऐसा कहां होता है? गंगानगर व हनुमानगढ़ में। यहाँ पर व्यापारिक कृषि व्यापारिक कृषि की जाती है। तो सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि का प्रयोग या गहन कृषि कहां पर की जाती है? गंगानगर व हनुमानगढ़ जिले में। और हम थोड़ा सा आगे देखते हैं इनके बारे में। यदि हमसे कुछ और प्रश्न पूछे जाए तो हम देखें फसलों के संबंध। राज्य किन किन फसलों के उत्पादन में एकाधिकार या सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो हमने अभी देखा था राज्य सर्वाधिक कौन कौन सी फसलों का उत्पादन करता है? राज्य सर्वाधिक मोठ का उत्पादन करता है। राज्य देश में क्या रखता है? प्रथम स्थान। किन किन का रखता है? मोठ का रखता है, ज्वार का रखता है, बाजरा का रखता है, सरसों का रखता है, जीरा, मेथी, इसबगोल, चैत्री गुलाब, व राई। इनके उत्पादन में क्या रखता है? देश में प्रथम स्थान रखता है। मोठ, ज्वार, बाजरा, सरसों, जीरा, मेथी, इसबगोल, चैत्री गुलाब व राई, इनके उत्पादन में देश में क्या रखता है? प्रथम स्थान रखता है।
आगे हम नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करेंगे एक एक फसल को लेकर। हम एक एक फसल में देखेंगे, हम सभी फसलों के बारे में पढ़ेंगे, गेहूं की विशेषताएं और सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला, मक्का, बाजरा। हम प्रत्येक फसल के बारे में जो विशिष्ट फसलें हैं उनके बारे में एक एक फसल को लेकर चर्चा करेंगे, उनके उत्पादन में कौन प्रथम स्थान रखता है। इसके अलावा कुछ फल हैं जैसे संतरा है, माल्टा है, पपीता है, सीताफल है, इनके उत्पादन में कौन प्रथम स्थान रखता है। कुछ प्रमुख हमारे यहाँ पर सब्जियां हैं, अदरक है या फिर मसाले हैं, अदरक है, हमारे यहाँ पर हल्दी है, या हमारे पास सुर्ख मेहंदी से लेकर है, मेथी है, इनके बारे में आप मूंग मोठ है, इनको लेकर प्रश्न पूछा जाए तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। कोई विशेषता होगी तो विशेषता लेकर, जैसे हम पढ़ेंगे सोयाबीन है, वो दलहन व तिलहन दोनों प्रकार की फसल है जिसमें 46% क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। राज्य के दक्षिण पूर्वी जिलों में सबसे ज्यादा क्या होता है, उत्पादन होता है। तो इस प्रकार कोई विशेष चीज है तो उसके बारे में चर्चा करेंगे, एक एक के बारे में। अलसी देखेंगे हम, अलसी में क्या होता है, ओमेगा 3 होता है। तो कोई विशेष चीज हो, अरंडी के बारे में, उसमें 96% तक क्या होता है, तेल अंश वाली फसल है। तो इस प्रकार फसलों की कुछ विशेषताएं हैं और उनके बारे में सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला जिलों के बारे में चर्चा करेंगे। और फिर इसके बाद हम देख लेंगे कुछ हमारे यहाँ पर केंद्रीय व राज्य के क्या है अनुसंधान केंद्र, जिसे हम आप सबने पढ़ रखा होगा। केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र हमारे पर है सेवर भरतपुर में, मसाला बीज अनुसंधान तबीजी में है हमारा, तबीजी अजमेर में, या फिर राज्य के कुछ या राज्य कृषि अनुसंधान केंद्र दुर्गापुरा जयपुर में है, या फिर केंद्रीय बेर व खजूर अनुसंधान केंद्र हमसे पूछ ले। तो इस प्रकार के हमारे यहाँ पर अनुसंधान केंद्र है, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। आफरी है, हमसे आफरी के बारे में पूछ ले हमसे। तो इस प्रकार के और भी बहुत सारे अनुसंधान केंद्र है, जैसे मक्का अनुसंधान केंद्र है हमारे पास, चावल अनुसंधान केंद्र है दोनों बांसवाड़ा में। तो इस प्रकार के जो प्रश्न है, या ज्वार अनुसंधान केंद्र है वल्लभनगर उदयपुर में, इनके बारे में अनुसंधान केंद्रों के बारे में जो राज्य में स्थापित है, चाहे केंद्र की हो या राज्य की हो, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। कल हम फसलों को और कुछ अनुसंधान केंद्र उनकी चर्चा करेंगे और उसके बाद हम कृषि जलवायु प्रदेशों की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।